आज हम लोग देखेंगे मुगल कालीन परिदृश्य के बारे में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहला केंद्रीय प्रशासन, दूसरा पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन, तीसरा पढ़ेंगे जिले का प्रशासन, चौथा देखेंगे परगना और पांचवा गांव। केंद्रीय प्रशासन के बाद हम देखेंगे सैन्य व्यवस्था के बारे में कि किस तरीके से मुगल काल में सैन्य व्यवस्था थी। तो हम स्टार्ट करते हैं केंद्रीय प्रशासन से। सबसे पहला पॉइंट यह होता है कि अधिपति जो था वो बादशाह था। अधिपति का अर्थ होता है जो शासन का प्रबंधन करता है या शासन का मेन लीडर होता है। तो हम देखेंगे कि मेन लीडर कौन है यहाँ पर, बादशाह मेन जो है हमारा वो मेन लीडर है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि अधिपति कौन है, बादशाह। साथ ही साथ बादशाह जो है उस पूरे एरिया का क्या होता है, प्रधान होता है। प्रधान होने के साथ साथ जो है वो न्याय का सर्वोच्च होता है, जिसको बोला जाता है कि न्यायदाता। एक सर्वोच्च न्यायदाता कौन होगा, बादशाह। साथ ही साथ जो है जो बादशाह था वो इस्लाम का संरक्षक माना जाता था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुगल काल जो है एक इस्लामिक व्यवस्था पर आधारित थी और यहाँ पर जो है इस्लाम का संरक्षक जो है कौन होता था, बादशाह। नेक्स्ट देखते हैं वकील ए मुतलक, जिसको बोला जाएगा वकील। वकील ए मुतलक जो है मुगल काल का जो है एक महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था। अब महत्वपूर्ण बोलने का मतलब ये है कि बादशाह के बाद जितने भी शासन प्रशासन के काम होते थे उसको जो है कौन देखता था, वकील ए मुतलक। और अकबर के शासन काल में था एक बहुमूल्य व्यक्ति, या बोला जा सकता है एक जो है शक्तिशाली व्यक्ति, जिसका नाम था बैरम खां। लेकिन बैरम खां की मृत्यु के पश्चात जो है 8वें वर्ष अकबर के द्वारा जो है इस वकील ए मुतलक को समाप्त करके एक नया पद जारी किया जाता है, जिसका नाम था दीवान ए वजारत। ये जो है एक नया पद है किसकी मृत्यु के बाद, बैरम खां की मृत्यु के बाद। जो वकील ए मुतलक का पद हुआ करता था वो क्या काम करता था, वो मंत्रियों की नियुक्ति करता था और उसको हटाने के लिए पदच्युति का कार्य किया करता था। मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और मंत्रियों को उसके पद से हटाने का काम वकील ए मुतलक किया करता था। परंतु बैरम खां की मृत्यु के पश्चात अकबर ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष में दीवान ए वजारत जो है एक नया पद का सृजन किया। अब देखेंगे थर्ड पॉइंट आता है दीवान ए वजीर, है ना, दीवान या वजीर। ये दीवान या वजीर जो थे वो राजस्व व वित्तीय नियंत्रण का कार्य करते थे। जैसे मुगल काल में जो है जो राजस्व वसूलने का काम था वो पूरी तरीके से जो है कौन क्या करता था, दीवान। और दीवान का ही दूसरा नाम था वजीर। और देखा जाएगा कि अकबर के शासन काल में दीवान और वजीर हुआ करते थे टोडरमल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। साथ ही साथ जो है मुजफ्फर खां। ये हो गया 3 पॉइंट हमारा। पहला अधिपति जो बादशाह हुआ करता था, दूसरा वकील ए मुतलक जो वकील था, तीसरा दीवान या वजीर, चौथा आता है मीर बख्शी। मैंने क्लास में आप लोगों को बताया है कि जो मुगल कालीन सेना होती थी उसका प्रधान कौन होता था, मीर बख्शी। तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था, मीर बख्शी। तो आप लोग मीर बख्शी को देख सकते हैं कि मीर बख्शी जो है सेना का एक प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं प्रधान काजी, है ना। आप लोगों को पता है कि काजी जो है, मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था, काजी जो है एक महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था। जो क्या करता था, ये रिलेटेड था आपके न्यायालय से। जो मुगल कालीन न्यायालय थी ये वहां से रिलेटेड थी। और मुगल कालीन न्यायालय में जो है जो फौजदारी और दीवानी मामलों के काम किया करता था उसको काजी बोला जाता था। और ये काजी जो है वो निर्णय लेता था कि किसी इंसान को किस तरीके का क्या देना है, दंड देना है। तो प्रधान काजी मतलब काजी में सर्व प्रमुख को क्या बोला जाएगा, प्रधान काजी। जो आज के आधुनिक दौर में जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे वही मुख्य न्यायाधीश कौन थे, प्रधान काजी। नेक्स्ट आता है मुहस्सिब। मुहस्सिब का जो बेसिक कार्य था वो था दैनिक, है ना, जो दैनिक आचरण है आपके। जितने भी मुगल काल में रहने वाले लोग थे तो अकबर चाहता था, अकबर एवं उनके वंशज चाहते थे कि जितने भी मुसलमान, है ना, मुगल काल में रहते हैं वो क्या करे, कुरान का, शरीयत का पालन करे, साथ ही साथ जो है नमाज पढ़े। इसकी देखरेख के लिए एक मुहस्सिब नामक अधिकारी होता था जो प्रत्येक व्यक्ति के आचरण की देखरेख करता था। और कोई व्यक्ति अगर समझ आ गया कि आचरण उसका सही नहीं है तो मुहस्सिब के द्वारा, है ना, मुहस्सिब के द्वारा इसकी जो चीजें थी वो बताई जाती थी प्रधान काजी को। और काजी जो है अपना इंफॉर्मेशन देता था बादशाह को और बादशाह के द्वारा उस इंसान को फिर दंड दिया जाता था। ये काम था मुहस्सिब का। तो मुहस्सिब का मेन काम था दैनिक आचरण की देखरेख करना प्रत्येक व्यक्ति की। उसके बाद आता है सद्र उस सद्र। सद्र उस सद्र जो है धर्म से रिलेटेड था, जो धार्मिक
कार्य किया करता था। जैसे कोई इंसान मदरसा में चला गया या मस्जिद में चला गया तो जितने भी धर्म रिलेटेड कार्य रहते थे वो सद्र उस सद्र के द्वारा किए जाते थे। ये नाम है, एक अधिकारी का नाम है सद्र उस सद्र, ये विभाग है ना। नेक्स्ट आता है मीर ए समा। मीर ए समा जो है रसोई व कारखाना में रहते थे, मतलब रसोई व कारखाने की जो देखरेख करने वाला अधिकारी था उसको मीर ए समा बोला जाता था। मतलब ये लोग समा बांधते थे। और आप लोगों को पता है कि रसोई में समा कैसे बांधा जाता है, जब अच्छे अच्छे पकवान बने, ठीक है। तो रसोई में जो है सीधी सी बात है कि रसोई में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, समा जो है बांधा जा रहा है, तो उसी समा को बोल दिया गया उस अधिकारी को मीर ए समा। कारखाना में जो है सदस्य होते थे उनको भी जो है मीर ए समा बोला जाता था। इस तरीके से जो हम देखेंगे केंद्रीय प्रशासन की चीजें हमारी खत्म हो गई। टोटल 8 पॉइंट थे। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रांतीय प्रशासन कैसा था मुगल काल में। तो हमको ये पता चलेगा कि अकबर के शासन काल में टोटल साम्राज्य को जो है 12 भागों में बांटा गया था। मतलब टोटल 12 प्रांत थे, लेकिन अकबर के शासन काल में ही 3 और राज्य मिलते हैं, खानदेश, अहमदनगर और बरार। इस तरीके से प्रांतों की संख्या अकबर के शासन काल में ही कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है। ये आप लोगों को समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं कि अकबर की मृत्यु के पश्चात आएगा जहांगीर। तो जहांगीर के शासन काल में भी सिर्फ और सिर्फ 15 ही प्रांत रहेंगे, लेकिन शाहजहां के शासन काल में प्रांतों की संख्या हो जाती है 18। और उसके बाद औरंगजेब के शासन काल में प्रांतों की संख्या टोटल हो जाएगी 20, है ना। तो औरंगजेब के काल में हमको ध्यान रखना है कि औरंगजेब के काल में प्रांतों की संख्या थी टोटल 20। अब देखो इसको याद करने का तरीका, अकबर के टाइम याद करो 12 और 15। जहांगीर तो आप जानते हो, जहांगीर के बारे में हमने क्लास में बताया था। जहांगीर ने कुछ नहीं किया, सारा करता धरता कौन थी उसके शासनकाल में, नूरजहां, है ना। तो उसके शासनकाल में भी प्रांतों की संख्या थी 15, शाहजहां के शासनकाल में 18 और औरंगजेब के शासनकाल में 20। इस तरीके से उसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सूबेदार। सूबे का प्रमुख जो है वो सूबेदार कहलाता है, क्योंकि प्रांत को बोला जाएगा सूबा। प्रांत का दूसरा नाम था सूबा और सूबे के प्रमुख को बोला जाएगा सूबेदार, ठीक है। तो सूबेदार का काम, अब आपको पता है कि किसी भी प्रांत का, जैसे हमारे राज्य का मुख्यमंत्री है, क्या काम है उसका, कि शासन की देखरेख करना, नियंत्रण करना, पूरे राज्य को संभालना। उसी प्रकार से प्रांत को संभालने का काम करेगा ये सूबेदार। उसी तरीके से ये जो कोतवाल है, आपको पता है कि गांव गांव में कोतवाल होते हैं। उस समय कोतवाल जो है एक पुलिस अधिकारी हुआ करता था और ये पुलिस अधिकारी करता था पूरे नगर में जितने भी चीजें होती थी, है ना, चाहे वो हत्या हो या किसी अन्य तरीके से मामले हो, लड़ाई झगड़ा हो, वो सारा देख रेख करता था कोतवाल। तो हमको देखना है कि प्रांतीय प्रशासन में ये 12, 15, 18 और 20। दूसरा सूबेदार जो सूबे का प्रमुख अधिकारी था, तीसरा कोतवाल। नेक्स्ट देखते हैं जिले का प्रशासन। प्रांत को बांटा गया जिले में, ठीक है। प्रांत को किसमें बांटा गया, जिले में। और जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता था, जो एक सैनिक अधिकारी होता था, उसको बोला जाता था फौजदार। ये फौजदार जो था वो एक सैनिक अधिकारी हुआ करता था। दूसरा, ये जो अमल गुजार है सेकंड अधिकारी, वो माल गुजारी का कार्य करता था। माल गुजारी का अर्थ है राजस्व से रिलेटेड कार्य किया करता था, तो उसको क्या बोला जाएगा, अमल गुजार। और इस अमल गुजार की सहायता करने के लिए एक और इंसान होता था जिसका नाम है विदक्षी, है ना। तो आप लोगों को जिले के प्रशासन में ये तीनों बात याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, फौजदार, अमल गुजार और विदक्षी। जिसमें फौजदार कौन होता था, सैनिक अधिकारी। अमल गुजार होता था माल गुजारी करने वाला, है ना। मतलब इसका रिलेट कर सकते हो राजस्व से, जो लगान वगान वसूलता था, ठीक है। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि अमल गुजार की सहायता कौन करता था, विदक्षी। नेक्स्ट देखते हैं परगना। तो परगने का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको बोला जाता था सिकदार, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इधर फौजदार है और इधर सिकदार है। आप लोगों को मैं क्लास में समझाया था सिकदार, फौजदार, है ना, अमल गुजार, ये सब क्या होते हैं। फिर से वही चीज आ रही है, रिपीट होगा। तो हम देखेंगे कि परगने के जो मुख्य अधिकारी हुआ करते थे वो थे सिकदार, ठीक है। आप लोगों को समझ आया सिकदार। उसके बाद जो आमिर था, जैसे यहाँ अमल गुजार था जो क्या करता था, माल गुजारी का कार्य किया करता था, उसी प्रकार से जो ये आमिर है वो वित्त का अधिकारी होता था, मतलब पैसे के लेन देन वाला अधिकारी। पैसे से संबंधित जो भी काम होता था वो आमिर के द्वारा क्या किया जाता था। नेक्स्ट आता है फौजदार, है ना, ध्यान रखना ये फौजदार है और ये क्या है,
फौजदार। और फौजदार बोला जाता है जो रसोई घर में खाना बनाते हैं, जिसको खजांची भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये है फौजदार और ये है फौजदार। ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि कारकुन। आप लोग क्लर्क को जानते होंगे ना कि क्लर्क का काम एक ऑफिस में क्या होता है, उसी तरीके का काम जो है ये कारकुन किया करता था। कारकुन जो है पूरी तरीके से आज के आधुनिक समय के क्लर्क के समान होता था। नेक्स्ट आता है और लास्ट है ग्राम। आप लोगों को पता है कि ग्राम जो है एक छोटी इकाई होती है और छोटी इकाई में जो है सरपंच मेन लीडर रहता है, और उसी टाइम जो है गांव में जो मुख्य लीडर रहता था उसको बोला जाएगा ग्रामीण। और उसकी सहायता के लिए होंगे जो वित्त विभाग का कार्य करेंगे उनको बोला जाएगा पटेल, कुलकर्णी। ये सब नाम दिए जाते थे जो वित्त विभाग के काम किए करते थे। सबसे पहले पटेल और दूसरा क्या, कुलकर्णी। यहां तक क्लियर हो। अब देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट मार लो कि किस तरीके से चीजें हो रही है, फिर हम देखेंगे सैन्य व्यवस्था के बारे में। यहाँ पर जो है आपको मुगलकालीन परिदृश्य के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिले का प्रशासन, परगना और ग्राम जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट आता है आपके सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो आप लोग इतना देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट इन तीनों के बारे में देखते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। अब देखते हैं सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो हम देखेंगे कि मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था 3 भागों में विभाजित है, जिसमें सबसे पहला था मनसबदार। इसके बारे में कल हम लोग पूरे डिटेल से देखेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। मैं इतना बता दूं कि मनसबदार जो है एक अधिकारी हुआ करता था जिसके अंतर्गत सैनिक रहते थे। इसके बारे में कल डिटेल से देखेंगे हम लोग। मनसबदारी व्यवस्था ये क्वेश्चन में आप लोगों के पूछा जाता है। अहदी सैनिक, अहदी का अर्थ होता है ऐसे सैनिक जो बादशाह के सैनिक हुआ करते थे, है ना, जो हमेशा बादशाह के साथ रहते थे, मतलब बोल सकते हो आप अंगरक्षक। तीसरा आता है दाखिली सैनिक, मतलब जैसे आप लोग कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसको दाखिल बोलते हैं, तो उसी तरीके से ये जो सैनिक थे जो दाखिल होते थे, जिसको राजा के द्वारा दाखिल किया जाता था। अब राजा को मान लो प्राचार्य या प्रिंसिपल दाखिल होगा, तो कोई भी इंसान जब दाखिल होगा उसको जो है एक पद दे दिया जाएगा। जैसे आप लोगों को कक्षा में लेकर जाते हैं ना, उसी तरीके से दाखिली सैनिक वाले लोगों को ये होता था कि दाखिली सैनिक दाखिला लेंगे और दाखिले पर मुहर कौन लगाएगा, राजा। दाखिली सैनिक पर मुहर लगाया राजा, और राजा मुहर लगाया और तुरंत ही क्या हो गया, फिर उसको सैनिक का दर्जा दे दिया गया। अब हम लोग देखेंगे कि मुगल काल में कितने सैनिक हुआ करते थे। तो टोटल 5 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। सैनिक विभाग को 5 प्रकार में बांटा गया। अब 5 प्रकार में कैसे? सबसे पहले आप लोगों को पता है कि पैदल सैनिक हुआ करते हैं, है ना। दूसरा आप लोगों को पता है कि घुड़सवार हुआ करते थे। तीसरा आप लोगों को पता है कि तोप खाना हुआ करता था, हाथी सेना हुआ करता था और नौ सेना हुआ करता था। क्या क्या बोला मैं पहले बोला पैदल सैनिक, दूसरा था हाथी, तीसरा था नौसेना, और क्या क्या बोला, सबसे पहले पैदल सेना, है ना, और हाथी सैनिक, नौसेना, घुड़सवार, और लास्ट आता है तोपखाना। इस प्रकार से जो है मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था को बांटा गया था, या सैनिकों की कैटेगरी थी, है ना। तो इस तरीके से सैनिकों की कैटेगरी टोटल 5 भागों में है ना। इसमें से एक प्रमुख है जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, शमशीरबाज। जो तलवार चलाने वाले होते हैं उनको शमशीरबाज बोला जाएगा। शमशीरबाज, ये शमशीरबाज जो है वो तलवार चलाने वाले होते
सकते हैं। आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। कल हम लोग देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुगल कालीन प्रशासन से, है ना। तो मुगल कालीन प्रशासन का जो मेन क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था, उसके बारे में कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।